नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ईवीएस की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, ये क्लास नंबर आपका 5 नंबर क्लास है बाय जायसवाल सर। इसके पहले 4th क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि ईवीएस पर्यावरण में 25 प्लस का स्कोर करना है, तो आने वाली क्लासेज के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है और जो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। और आज की क्लास में हम टॉप 25 प्रश्न करेंगे। और आज की क्लास में हम जिस कंसेप्ट से प्रश्न करने जा रहे हैं वह आपके ग्रहों से संबंधित रहेंगे, तारों से संबंधित प्रश्न रहेंगे एवं उपग्रह से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये चैप्टर हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये चैप्टर है आपका पर्यावरणीय भूगोल। जी हाँ, जिसमें से हमने अभी 3 चैप्टर आपके बताए, इन्हीं चैप्टरों की बात करेंगे। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को कहा जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का 101% पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है साथियों? सभी परिचित होंगे। जी हाँ, उत्तरी तारे को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। जी हाँ, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है या चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमें दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव तारा मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। अतः ध्रुव तारे को या उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यह आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, जो आपके एग्जाम पे प्रश्न पूछे गए हैं संभावित प्रश्न है और आगामी एग्जाम के लिए प्रश्न के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं, रिपीटेड प्रश्न हो सकते हैं, सारे प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र ग्रह। लगभग 90% लोग यहाँ पे कमेंट आप लोगों ने कर लिया होगा और जानते भी हैं कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। जानने का कारण है कि काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे हम शिक्षक भर्ती की बात करें, टीटी एग्जाम की बात करें, सी टेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट की बात करें, सारे में प्रश्न पूछा गया है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। शनि के अभी तक देखा जाए आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह शनि है और सभी लोगों को पता होगा कि बृहस्पति जो ग्रह है वह आकार में आपका सबसे प्रथम नंबर आता है। कौन आता है? बृहस्पति ग्रह जो है आकार में प्रथम स्थान रखता है और आकार के दृष्टि से शनि फिर आपका दूसरा ग्रह आता है। इसमें टोटल उपग्रह अभी तक 82 हैं और टाइटन जो है इस ग्रह का या शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है या उपग्रह की बात करेंगे। जी हाँ, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन ग्रह है, टाइटन उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, शनि ग्रह का। और ये भी जान लीजिए कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह जिन पर कोई उपग्रह नहीं है, यानी कोई आपका चंद्रमा नहीं है और पृथ्वी का एक इकलौता चंद्रमा है, सभी जानते हैं। वरुण, नेपच्यून की बात करेंगे, इसमें टोटल 13 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख आपके उपग्रह हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया मकर रेखा से संबंधित प्रश्न। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे। जी हाँ, मकर रेखा भारत से कहीं से भी नहीं गुजरती है, जान लीजिए। प्रश्न आ सकता है कि मकर रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है? तो भारत से नहीं गुजरती, ये जान लीजिएगा मकर रेखा। लेकिन कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है आगामी प्रश्न पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, मकर रेखा कुल 9 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव की बात करेंगे। ठीक है, तो इन 9 देशों से होकर टोटल मकर रेखा गुजरती है, भारत पर नहीं गुजरती है। और ये जान लीजिए कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, नोट कर लीजिएगा। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। तो अभी हमने बात किया, किसकी बात किया
सबसे दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वह किसका होता है? 22 दिसंबर को होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। किसी भी शिक्षक बंधु का, भाई बहन का, गृहिणी का किसी भी प्रश्न पर डाउट है, आपका कमेंट सरोपरि है, शर्मान है, जसपाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्यों होता है? क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर किस प्रकार पड़ता है? लंबवत पड़ता है, और यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है साथियों? मंगल की बात करेंगे, बृहस्पति की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे, बुध की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स से आपका इंतजार कर रहा है प्रत्येक शिक्षक बंधु का। सूर्य से निकटतम ग्रह जो कहलाता है हमारा, सभी लोग परिचित होंगे। किसकी बात करेंगे? बुध ग्रह की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी की। सूर्य से निकटतम सबसे है, इसके बाद बुध, इसके बाद शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक इसके आते हैं। तो ये आपके क्रम भी आपको पता होना चाहिए। क्या होना है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम ध्यान देना है। पहले क्या आता है? बुध, इसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये बढ़ती हुई दूरी हमारे सौर मंडल के सूर्य से। ये पूछा जा सकता है कि हमारे सौर मंडल में, ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी में तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो बुध, शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पाँचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि, अरुण, इसके बाद फिर वरुण की बात करें, जिसमें बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है और नज़दीक भी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यामनोत्तर पर खींची हुई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यामनोत्तर रेखा की बात करेंगे। तो पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को जो 1800 मेरिडियम यामनोत्तर पर खींची हुई है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर में बांटा गया है। 7वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है वह मानी जाती है वृष्टि। क्या होगा? वृष्टि। जी हाँ, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध पर स्थित है। कौन कौन से? उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध की बात करेंगे। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृथ्वी तल की बात करेंगे। तो किसी भी तारे का जो नक्षत्र होता है उसका जो रंग निर्भर करता है वह पृष्ठीय ताप पर पड़ता है। किस पर करता है? पृष्ठीय ताप पर पड़ता है, क्योंकि उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर इसलिए रहता है क्योंकि नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है और जो पीला रंग होता है सबसे कम ताप को इंगित करता है। ये ध्यान दीजिएगा, नीला और पीला, सर्वाधिक ताप के लिए नीला और सबसे कम के लिए पीला को नियुक्त करता है। टूटता तारा जिसे हम उल्का के नाम से जानते हैं, ये इसमें क्या होता है? तो टूटता तारा जो उल्का होता है ये उल्काभ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। वायु के साथ कैसे होती? घर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है? जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के साथ घर्षण बल लगने के कारण ये आग पकड़ लेता है, जिसे हम टूटता तारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। टूटता तारा या उल्का पिंड के नाम से हम जानते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या होता है? ये भी पूछा गया आपके सीटेट में। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण होता है, प्रमुख कारण की बात करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा प्रत्येक प्रश्न को। तो दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण होता है वह होता है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। देखिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका देखिए सूर्य है, क्या है? ये मान लेते हैं आपका ये सूर्य है, इसे हम सूर्य अंकित कर देते हैं, और ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। तो पृथ्वी का जो आधा इधर का भाग है, ये जो सूर्य की तरफ भाग होगा वह क्या होगा? प्रकाशमान होगा।
सूर्य की तरह जो भाग होगा उस पर प्रकाश आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन होता है। और इसके जो पिछला का हिस्सा है, ये जो पिछला हिस्सा यहाँ पे क्या होती है, रात होती है। धीरे धीरे जैसे घूमता जाता है यहाँ सुबह होती जाती है, जैसे यहाँ घूमता जाता है यहाँ पे रात होती जाती है। यहाँ सुबह होती जाएगी, यहाँ रात होती जाएगी, तो ये प्रक्रम चलता रहता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है साथियों? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, शुक्र ग्रह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। यह सौरमंडल का से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा भी कहा जाता है, सुबह का तारा, शाम का तारा, काफ़ी सारे इसके नाम हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? जी हाँ, जो ध्रुव तारा होता है सभी मौसम में, चाहे बरसात हो, चाहे बसंत ऋतु हो, ठीक है, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, सारे ऋतुओं पर, चाहे आपका शिशिर ऋतु हो, सारे ऋतुओं पर एक ही दिखाई देता है। बरसात, धूप, गर्मी, ठंड, छाया, सभी में क्यों दिखाई देता है? क्या आपने कभी सोचा होगा? क्या आपके मन में विचार ऐसा आया होगा? मान लीजिए आप जब अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चे ने आपसे पूछ लिया, सर ये बताइए, मैडम ये बताइए कि ध्रुव तारा जो दिखता है सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? तब आपका जवाब होना चाहिए कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए हमेशा स्थिर दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है, अक्ष स्थिर बिंदु होगा जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है। उसका जो अक्ष है वह स्थिर है और वहीं पर आपको घूर्णन करती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उसका अक्ष जो है निश्चित है, स्थिर है। इसलिए स्थिर अक्ष जो होता है एक्सिस के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? सभी लोग बताइएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, ये सारे प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, चंद्रमा एवं पृथ्वी सूर्य के बीच, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच, पृथ्वी एवं सूर्य एवं चंद्रमा के सीधे। देखिए, चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो थोड़ा समझ लीजिएगा। पृथ्वी जो होती है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। यह आपका सूर्य हो गया, ये आपकी चंद्रमा हो गई, और बीच में क्या आ जाती है? यहाँ पे पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर प्रकाश भी नहीं पड़ता है। यह सूर्य हो गया, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं आता है, क्योंकि पूरा प्रकाश जो कौन ढक लेता है? पृथ्वी ढक लेती है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता, तो वह चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात पृथ्वी सूर्य एक चंद्रमा के बीच होती है। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, और अंधेरे में क्या होता है? चंद्रमा डूब जाता है, जिसके कारण वह चंद्र ग्रहण कहलाया जाता है। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? जी हाँ, तारे का वर्ण जो होता है वह वजन का, दूरी का, ताप का या आकार का सूचक होता है। तो तारे का वर्ण जो होता है वह किसका सूचक कहलाता है? ताप का। जी हाँ, टेम्परेचर की बात करें। देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए, विभिन्न तापमान वाले तारे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई तारा लाल रंग दिखाई देता है, उसका तापमान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, 30,000 केल्विन के आसपास की बात करेंगे। ठीक है, देखिए 30,000 केल्विन के आसपास तापमान वाले तारे का रंग नीला होगा। नीला पीला हमने आपको बताया भी था। नीला होगा वो सबसे ज़्यादा होता है तापमान, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कौन सा होता है? पीला होता है। और श्वेत रंग में क्या होता है? मिश्रण होता है। ये तीनों रंगों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है कि एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है, शनि, सूर्य या चंद्रमा। जी हाँ, इन चारों में से कौन एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला भी है? तो वह हो जाएगा शनि ग्रह। जी हाँ साथियों, शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल के जो कण हैं निर्मित हैं, और एक घेरा अर्थात वलय मतलब क्या होता है? घेरा पाया जाता है चारों तरफ, जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक दूरी तक।
और यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन है। और टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का, और शनि ग्रह का प्रथम है। तो सभी लोग ये बताइए, पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह का नाम। जी हाँ, ये आपको कमेंट करके बताना है, खोज करके बताना है। जी हाँ, पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दूसरा तो टाइटन हो गया, पहला कौन है? सभी कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी की बात करेंगे। जी हाँ, एक कमेंट फीडबैक आपका सर्वोपरि सम्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है साथियों? हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजी। जी हाँ, कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रह, सौर मंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बाद से यह मानी जाती है। अगला प्रश्न है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे, धूल और गैसों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, घटकों के बीच, किसके बीच? घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे और धूल और गैस को जो कहा जाता है उसी को आकाशगंगा कहा जाता है। जी हाँ, वैज्ञानिक भाषा में आकाशगंगा को परिभाषित करने के लिए क्या कहा जाता है? तारों का समूह जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं? बटे हुए हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैसें, धूल, विशाल बादल भी होते हैं। और 2007 में आकाशगंगा में एक HE 15230101 के नाम के तारे की आयु 13 से 20 अरब साल अनुमानित की गई है। इसलिए आकाशगंगा कम से कम उतना पुराना तो ही होगा। जी हाँ, कितना? 13 से लेके 20 अरब साल। अब आप सोच सकते हैं, अरबों खरबों की बात यहाँ पर हो रही है। अगला प्रश्न है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, जो पश्चिम निवासी हैं, पूर्वी पश्चिम निवासी की बात करेंगे तो तारामंडल जो सप्तऋषि है, जो पश्चिम निवासी हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? तो विंग डिपर के नाम से जानते हैं, विंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी में इसे अर्सा मेजर कहा जाता है, ग्रेट बियर या बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा भालू। बिग बियर, बियर मतलब भालू होता है, बिग मतलब बड़ा भालू हो गया। और अमेरिकी और कनाडा में जो है, जी हाँ, अमेरिका और कनाडा पश्चिमी निवासी में इसे बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा? जी हाँ, अल्फा सेंचायूरी, वीटा सेंटायूरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या बर्नार्ड की बात करें। देखिए, हमारे यहाँ पे ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रथम ग्रह है सौर मंडल का या सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा पूछा जा रहा है, वह आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? काफ़ी बार ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो सभी जानते होंगे सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना, जो अभी आया था पूरे देश को एक महामारी के नाम से। ठीक है, जिससे अभी उजागर हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको सेफ रहना है। कहीं ना कहीं अभी केसेज फिर से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी जारी रखिए। सूर्य के वातावरण के अंदर को बाहर हम इनर टू आउटर की तरफ 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका प्रकाश मंडल, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। दूसरा होता है वर्णमंडल, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और तीसरा होता है कोरोना। ठीक है, ये तीन आपके 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। अगला है, सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को किस भी कहते हैं? कैट स्टार कहते हैं, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लॉयन स्टार। कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता, फॉक्स यानी लोमड़ी, लॉयन यानी शेर। तो सौर मंडल के बाहर जो आपका एक साइरस नामक चमकीला तारा पाया जाता है, उसको डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस क्लास में हमने आपको बताया था कि 25 प्रश्न टोटल करेंगे, एक मॉक क्वेश्चन भी आपके लिए देंगे।
सौर ऊर्जा जिसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, विखंडन प्रक्रिया, दोहन प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सौर ऊर्जा जिसके द्वारा उत्पन्न होती वह होती संलयन प्रक्रिया। अब ये संलयन क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। नाभिकीय संलयन आपने प्रक्रिया सुनी होगी। इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। सूर्य प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पन्न करता है। कितना करता है सूर्य? जी हाँ, प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कितना विशाल एनर्जीफुल है सूर्य है, सनाब सरदार है। सनलाइट की बात करें, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जी हाँ, अभी हम बात कर चुके हैं कोरोना, या एक और शब्द आता है क्रीट। क्रीट अगर शब्द आए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जी हाँ, सीधा ऑप्शन सटीक आंसर मान लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचता है? 2 मिनट में, 8 मिनट में, 14 मिनट में, 20 मिनट में। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचता है? अगर आपका जवाब 8 मिनट के आसपास है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, 8 मिनट, ये नाम याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट पहुँचने में लग जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी अगर देखा जाए तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत ही दूरी है। और एक्चुअल जो रेट 8.3 या 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। यहाँ पे 8.3 मिनट लग जाता है। आइए बात करते हैं 25वें प्रश्न की। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या ट्रोपोस्फीयर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन बात किया था, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, कोरोना, क्रीट, सभी ऑप्शंस को हमने डिटेल के साथ समझा है, जाना भी है। आई होप सभी प्यारे मित्र कमेंट भी कर दिया होगा। तो सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कैमरा मैन या मोबाइल से जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो एक लाइट आती है, एक चमकीली लाइट आती है। फ्लैश जब जलता है तो एक चमकीला लाइट पड़ता है। ठीक है, तो सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। आइए बात करते हैं आज के मॉक क्वेश्चन का। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन यह है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। जी हाँ, बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को चूज करके बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही अच्छी कंप्लीट किया हमने, आप लोगों ने भी सहयोग किया। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझा भी है, प्रत्येक प्रश्न को समझा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, किसी भी टॉपिक पर डाउट हो, ठीक है, सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। गर्मी का मौसम है, जल ज़्यादा लें, ठीक है, जिससे निर्जलीकरण की जो समस्या है वो आपको ना हो, पेट की जो समस्या है वो दिक्कतें ना हो सके तो पेड़ पौधे लगाइए। अभी तो गर्मी का मौसम है, ठीक है, जब भी बारिश का मौसम आए पेड़ पौधे अवश्य लगाइए। ये आपको गर्मी को कम करते हैं, CO2 को कम करते हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि करते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु है। ठीक है साथियों, चलिए धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।